फ्रेंड्स, अपना आज का जो सेशन है इसमें अपन लोग जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। जो अवधारणाएं दी गई हैं ज्योग्राफर्स के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, उन अवधारणाओं को अपन लोग देखेंगे। और इससे पहले अपन लोगों का जो सेशन हुआ था जिसमें जाना था अपन लोगों ने कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में किसी की भी इसमें अवधारणा नहीं थी, किसी भी इसमें ज्योग्राफर का नाम नहीं था। जो सिंपली एक मत था उसके बारे में अपन लोगों ने बात की। और आज जो बात करेंगे वो वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे, किस वैज्ञानिक ने क्या कहा है। ठीक है, तो आज इसके बारे में जानेंगे। और इससे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो भी लोग हैं सेशन को आप लोग लाइक जरूर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए आज अपन लोग देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। अवधारणा है, इनको देखेंगे। जो सबसे पहले यहाँ पे अभी अपन लोग नीचे देखेंगे, इससे पहले जान लीजिए कि जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति और आयु के संबंध में समय समय पर विभिन्न जो विद्वान रहे थे, तरह तरह के विद्वान आए हैं। इनका जैसे मेरा समय चल रहा है, उसके बाद में कुछ और लोगों का समय आएगा, तो उन्होंने अपने अपने समय पर विद्वानों ने क्या किया, जो संस्थाएं थी जहां पे वो लोग पढ़ते थे, अपने उन्होंने विचार प्रस्तुत किए कि किस तरीके से जो पृथ्वी है वो उसका उत्पन्न हुआ होगा, या फिर पृथ्वी जो बनी है आज की, जिसपे अपन लोग निवास कर रहे हैं, वो बनी होगी। प्रारंभ में क्या था, धार्मिक विचारधाराओं का अधिक महत्व रहा था। यानी कि जैसे कोई भी साइंटिफिक उनको एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने सिर्फ क्या किया था, सीधे धर्म से जोड़ दिया था कि इस भगवान के द्वारा इसको बनाया गया था, या फिर ये अल्लाह के द्वारा बनाई गई थी, या फिर जो मसीह हैं इनके द्वारा बनाई गई थी। तो इसमें किसको जोड़ा गया था, सबसे पहले धार्मिक विचारधाराओं को जोड़ा गया था। जैसे आप लोग गीता, भगवत गीता वगैरह पढ़ते होंगे, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कितने हजार वर्ष पुरानी है, उसमें बताया गया है। तो सबसे पहले क्या था, धार्मिक विचारधाराएं थी, लेकिन टाइम चेंज हुआ और उसके बाद में आ, तकनीकें चेंज हुई तो जो साइंटिफिक रूल्स थे, एविडेंस थे, उनका उत्पन्न हुआ। और उनसे जो वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर असली खोज लगाई कि किस तरीके से पृथ्वी उत्पन्न हो सकती है, क्या हुआ होगा और आगे भी क्या हो सकता है। ठीक है, तो 1749 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कास्ते द बफन। नाम याद रखेंगे, कब आए थे, 1749 में। नाम कास्ते द बफन था। इनके द्वारा सबसे पहले तर्कपूर्ण परिकल्पना की गई। क्या की गई, परिकल्पना थी, ये सिद्धांत नहीं था। ठीक है, क्या था ये, परिकल्पना थी, सिद्धांत नहीं था। यानी कि वैध नहीं था। सिर्फ इन्होंने अपने, कोई भी इसके साक्ष्य नहीं थे, सिर्फ अपने मन में इन्होंने सोचा और उसको इन्होंने लिख दिया कि ऐसा हुआ होगा। साक्ष्य नहीं थे अभी इसके। जिसके साक्ष्य नहीं होते हैं उसको बोला जाता है परिकल्पना। और जिसके आप लोग के पास में पूरे पूरे साक्ष्य हैं, एविडेंस आप लोग प्रस्तुत कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, सिद्धांत वगैरह। ठीक है, तो इसके सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी कास्ते द बफन की, इसीलिए इनका नाम आता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में शुरुआत की थी। ठीक है, जो पृथ्वी है और इसके संबंध में अभी अपन लोग दो प्रकार के वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे, जो वैज्ञानिक मत होते हैं। जिसमें क्या है कि एक तो कहेगा कि जो पृथ्वी है उनकी उत्पत्ति एक गोले से हुई है, और एक कहेगा कि दो गोले से हुई है। इस तरीके से इसमें बात की जाएंगी। तो दो प्रकार के यहाँ पे वैज्ञानिक मत हैं जिनके बारे में अपन लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले अद्वैतवादी संकल्पना यानी कि मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस संकल्पना को क्या कहा जाता है, पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। यानी कि ये क्या है, इसकी मान्यता है कि जो ग्रह है और जो पृथ्वी है, इसकी उत्पत्ति क्या हुई है, एक ही वस्तु जो कि क्या है, यहाँ पे तारा मानी गई है, तारा है। ठीक है, ये तारा मानी गई है, जिससे क्या क्या बन गए, सभी जो ग्रह हैं आप लोगों के, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और शनि, और बने, ये सभी ग्रह बन गए हैं। और उसके बाद में ये पृथ्वी बनी है, और जो भी तारे हैं, ब्रह्मांड है, जो भी आप लोगों को दिखा है, एक ही तारे से बना हुआ है। जिसमें सब नाम आता है कांट महोदय का। इन्होंने जो परिकल्पना दी थी, इनकी परिकल्पना का नाम याद रखिएगा, बायब राशि परिकल्पना, जो कि कब दी गई थी, 1755 में दी गई थी। डेट भी याद रखिएगा। जो परिकल्पनाएं होती हैं उनसे डिटेल नहीं पूछा जाता है। डिटेल कभी कभार थोड़ा सा पूछा जाता है, आप लोगों को बहुत डीपली इसमें नहीं जाना है। सिर्फ आपको क्या करना है कि ये परिकल्पना हो गई, आप लोग परिकल्पना लिखेंगे कि जैसे ये हो गए कांट है, इनके द्वारा परिकल्पना कौन सी दी गई है, वायव्य राशि परिकल्पना दी गई है। ठीक है, और कब दी गई है, 1755
55 में। और ज्यादा होगा तो क्या पूछेगा, ये कैसे थे, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट वाले थे, यानी कि इसमें इनका क्या मत था कि जो पृथ्वी है वो किससे बनी है, एक ही गोले से बनी है, एक ही तारे से बनी है। इतना लिखेंगे आप इनके बारे में, सिर्फ थोड़ा सा आप लोग को हम डीपली नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन क्या है, आप लोगों को सिर्फ परिकल्पना और उनकी डेट वगैरह याद रखनी है। चलिए पढ़िए इनके बारे में। ये कहाँ के थे, जर्मन दार्शनिक थे। 1755 में इन्होंने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, कौन सा नियम लिया था इन्होंने, आधार अपना माना था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिया था। इस पर आधारित वायव राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का घूम सकता है कि जो कांट महोदय थे इन्होंने आधार किसको बनाया था, तो इन्होंने जो आधार बनाया था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को बनाया था, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इनके अनुसार क्या था कि एक तप्त, तप्त यानी कि बहुत ही गर्म एक आग का गोला मान लीजिए इस तरीके का आप लोग, और क्या है, गतिशील निहारिका, यानी कि ये क्या है, इसमें गति हो रही है, जलेबी की तरह इसमें गति हो रही है, जैसे जलेबी तैरती रहती है उसमें, किसमें, कढ़ाई में। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो तई बोलते हैं उसको जिसमें जलेबी बनती है, आप लोग के यहाँ पे क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइएगा। जो गतिशील निहारिका थी, उससे क्या हुए, जब इसमें घूमती रही तो इसके कुछ छल्ले निकले, क्या निकले, छल्ले निकले, छल्ले निकले अलग हुए, जिनके कारण क्या हुआ, ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद में जो सौर मंडल था उसके कई सारे ग्रह बन गए। ये सिर्फ इनकी क्या थी, माइंड में सोची गई एक हाइपोथेसिस थी, परिकल्पना थी, सिद्धांत नहीं था, इतना आप लोग याद रखेंगे कि ये क्या था, आग का गोला है, इस तरीके से आप लोग जैसे कंडा घुमाइएगा, कंडा जलाते हैं आप लोग, तो उसको घुमाएंगे, जब वो ठंडा होता जाएगा तो उसके कुछ कण गिर जाएंगे, कण गिर गए, कण गिरने के बाद में क्या हुआ, इससे जो सौरमंडल में जो ग्रह बने थे आप लोगों के, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सभी जो ग्रह थे ये बन गए। इनका बहुत ही सिंपल सा फंडा इन्होंने रखा था कि इतनी जल्दी सारे ग्रह अलग हो गए। ठीक है, और पृथ्वी भी इन्हीं में से क्या बन गई, एक ग्रह बन गया। परंतु इस सिद्धांत में कांट ने गणित के गलत नियमों का अनुप्रयोग किया, क्योंकि यह कोणीय संवेग के संरक्षण के नियमों का अनुपालन नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, चलिए एक हो गया आप लोगों का, ये किससे संबंधित था, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट थे था। कब था इनकी, कांट की परिकल्पना कौन सी थी, तो वायवराशि परिकल्पना थी, दी कब थी, 1755 में दी थी। आधार किसको बनाया था, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों को बनाया था, इतना रखेंगे बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। दूसरी है इसमें पुच्छल तारा परिकल्पना, कॉमेट हाइपोथेसिस। ये भी किसकी चल रही है, अभी एक ही तारे वाली चल रही है। ये जो परिकल्पना है, इसके अनुसार बहुत समय पहले ब्रह्मांड में घूमता हुआ एक विशालकाय पुच्छल तारा सूर्य के निकट से गुजरते वक्त सूर्य से टकरा गया, यानी कि सूर्य अलग था और एक और तारा था सूर्य के अलावा। ठीक है, ये मोनिस्टिक ही है, एक मतलब एक ही तारे वाला है ये। तो इसमें क्या था, ये घूम रहा था अपनी गति से, घूमते घूमते और कहीं से आकर के किससे टकरा गया, सूरज चाचा से। किससे टकराया, ये सूरज चाचा से आकर के ये टकरा गया। टकरा गया तो इसमें क्या हुआ, ये टक्कर हुई, टक्कर के बाद में पदार्थ सूर्य से छिटक करके क्या हो गए, अलग हो गए। यानी कि इसमें भी वही था कि इसमें टकराव के कारण अलग हुआ है, उसमें अपने आप ठंडे होकर के अलग हो गया था। सूर्य से जो छिटक कर पदार्थ अलग हुए उनसे क्या बन गया, अपना ये आज का सौर मंडल बन गया। अब इन महाशय की आलोचना किस पर हुई वो देख लीजिए। इनकी आलोचना हुई थी कि जो पुच्छल तारा है अपनी कक्षा छोड़कर दूसरी कक्षा में आकर सूर्य से कैसे टकराया। इन्होंने नहीं बताया है कि ये घूम रहा था, ये अपनी कक्षा में है। ठीक है, ये मतलब जैसे कि अपन लोग का रूम बना हुआ है कि मैं इस रूम में हूँ और आप इस रूम में हैं, तो आप लोग इस रूम में कैसे पहुंच गए ये नहीं बताया, क्या काम था आप लोगों को ये नहीं बताया, तो ये इसके लिए इनको क्या हुई, आलोचना हुई। दूसरी आलोचना उनकी हुई कि जो सूर्य से पुच्छल तारे की टक्कर इतनी महत्व की नहीं होगी कि उससे पूरा सौरमंडल का ही निर्माण हो जाए। बात तो सही कह रहा है कि इतनी कितनी स्पीड में था कि पूरा ये सौरमंडल बन गया। इसकी भी इन्होंने कोई व्याख्या नहीं करी। तीसरा इनकी आलोचना हुई, अगर मान लिया जाए कि टक्कर हुआ, मतलब टकराव हो गया किसमें, जो आपका तारा था और सूर्य था, इन दोनों में टकराव हो गया, टक्कर के बाद में जो निकले पदार्थ थे उन्होंने गोलाकार रूप कैसे धारण कर लिया। यानी कि इन्होंने ये भी नहीं बताया कि फिर से ये गोल था और जब टक्कर हुई तो ये चौकोर क्यों नहीं बने, त्रिकोण क्यों नहीं बने,
ठीक है। और भी कई सारे, ये टेढ़े मेढ़े क्यों नहीं बने, गोल ही क्यों बने, इसका कोई भी इन्होंने साक्ष्य पेश नहीं किया है, तो इसलिए इनको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। और भी इन्होंने कहा था कि जो सूर्य के पास में बहुत छोटे ग्रह हैं तथा बीच में कुछ बड़े ग्रह हैं, फिर छोटे ग्रह हैं, इन सब का क्रम, इसकी व्याख्या यह सिद्धांत नहीं करता है। यानी कि ये जो टूटे हुए हैं कि जो सूर्य है, इसके कुछ पास में छोटे ग्रह हो गए, ठीक है, फिर थोड़ी दूर जाएंगे तो बड़ा ग्रह हो जाएगा, फिर छोटे ग्रह मिल जाएंगे। तो इसकी कोई भी साक्ष्य, जो ये थे, इनने कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया, जो पुच्छल तारा परिकल्पना थी, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। और भी इसमें जो पुच्छल तारे थे, सूर्य कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि दिन के परिणाम में तापीय अंतर होता है। यानी कि जो पुच्छल तारे की ये बात कर रहा है, जो कि सूर्य से आकर के टकराया था, वो सूर्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। क्यों? क्योंकि दिन के परिणाम में जो सूर्य होता है बहुत ही ज्यादा तप्त होता है, और सूर्य के पास में कोई भी चीज जाएगी तो क्या होगा, वो जल करके भस्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कर दिया गया, ये वाली हाइपोथेसिस भी हटा दी गई। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, उल्का पिंड परिकल्पना, मिट्योरिक हाइपोथेसिस। इसमें क्या हुआ था, ये किसने दी थी, तो ये दी गई थी, क्या हो गया इसमें, एक मिनट, चार्जर दूर हो गया यार। हाँ चलिए, जो उल्का पिंड परिकल्पना है, इसमें इनका किसने अनुसरण किया था, लाप्लास का अनुसरण करते हुए जो लॉकियर महोदय हैं, किसने, लॉकियर ने 1919 में, कब दी थी ये, 1900, यहाँ पे लिख लीजिए, 1919 में अपनी ये परिकल्पना प्रस्तुत की। इनके अनुसार आकाश में असंख्य टूटते हुए तारे रहे थे, क्या रहे थे, कई सारे, जिनकी कोई भी संख्या नहीं है, गिनती नहीं है, वो तारे रहे थे, जिनको कि कहा जाता है क्या, उल्का पिंड इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये उल्का पिंड पृथ्वी की सतह पर कई बार गिर जाते हैं। यानी कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि उल्का पिंड जमीन पर गिरा है, कोई पिंड आता है जिसके कारण झीलें बन जाती हैं। आप लोग नाम बताइएगा कि उल्का पिंड से कौन सी झीलें बनी है। आप लोग को राज्य में बता दे रही हूँ, महाराष्ट्र में ये झील बनी हुई है। नाम क्या है वो आप लोग हमें कमेंट में करेंगे, ठीक है। जिसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि जो पृथ्वी है लगभग पृथ्वी जैसे पदार्थ से बनी हुई, यानी कि जो उल्का पिंड है इतने इकट्ठे हुए नीचे आकर के इनसे क्या बन गई, पृथ्वी बन गई। लॉकियर है, इनकी परिकल्पना में आगे देखिए, इस परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ में दो विशाल उल्कापिंड रहे थे, क्या थे, दो विशाल उल्कापिंड रहे थे जो कि आपस में टकराए। टकराने के बाद में भीषण ताप हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, बात की उत्पत्ति हुई, और ये जो उल्कापिंड थे इनके अधिकांश भाग पिघलकर क्या हुए, द्रव बन गए। द्रव यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ गए, और कुछ जो हुए वो गैस में परिवर्तित हो गए, और गैस में बदलने के बाद में वो क्या बन गए, बादलों की भांति अंतरिक्ष में फैल गए। यानी कि जो उल्कापिंड गैस बने वो तो क्या हो गए, बादल बन गए। और बादलों की वजह से अपन लोग सिर के ऊपर, आप लोग देखिए अभी तो आप लोगों को छत दिखाई देगी, छत नहीं देखनी है आप लोगों को, बाहर निकलना है गेट से और उसके ऊपर में बादल देखने हैं, ठीक है, जो अपन लोग बचपन में लेटते टाइम बाहर जब सोते थे हम लोग गांव में तब देखते थे। ठीक है, काफी सुंदर लगता था। तो ये क्या बता रहे थे कि जो गैसें निकली, गैसों से तो बन गया बादल, ठीक है, और ये बादल फिर से इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर के वायव्य महापिंड का इन्होंने निर्माण किया, फिर से टकराव हुआ, और टकराव के कारण घूर्णन करने लगे, और एक सर्पिल निहारिका का इन्होंने रूप धारण कर लिया। कोई भी इनका एक मतलब वैध साक्ष्य नहीं है, जो मन में आया वो बोलते चले गए, और इनकी क्या करनी पड़ी, अपन लोगों को पढ़नी पड़ी है। ठीक है, आगे देखिए, जो लाप्लास है इनकी निहारिका परिकल्पना, ये भी एक ही तारे वाली चल रही है अभी। ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे लाप्लास, और इन्होंने 1796 में इमेनुअल कांट के सिद्धांत को संशोधित किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इनका कि किसने इमेनुअल कांट के सिद्धांत को संशोधित किया था, किसमें उन्होंने मॉडिफाई किया था, तो वो नाम आएगा किसका, लाप्लास महोदय का नाम आएगा। इन्होंने क्या कहा कि जो एक विशाल तप्त निहारिका है, निहारिका से पहले एक ही छल्ला बाहर निकला, क्या था, यानी कि ये एक निहारिका थी गर्म वाली, और इसमें से क्या हुआ, एक टुकड़ा ये वाला बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, और ये क्या हुआ, यही वाला छल्ला जो था कई सारे छल्ले में बन गया। ठीक है, ये तो यार ज्यादा बना दी।
हाँ, यही तो क्या था, ये कई सारे छल्लों में बट गया। ठीक है। और तथा ये छल्ले अपने पितृ छल्ले के चारों ओर एक दिशा में घूमने लगे, यानी कि यही जो छल्ले थे, ये वाले जो छोटे छोटे बने, वो किसके घूमने लगे, इसके चारों ओर घूमने लगे। और बाद में इन्हीं के शीतलन, यानी कि ये जो छल्ले थे वो ठंडे हुए। ठंडे होने के बाद में इन्होंने क्या किया, ग्रहों का रूप ले लिया, जिनको अपन लोग जानते हैं, जिनमें पृथ्वी भी शामिल हो गई। ये जो परिकल्पना है, इनके अनुसार सभी ग्रह के उपग्रह को अपने पितृ ग्रह की दिशा में घूमना चाहिए था। यानी कि अगर बात करें, अगर इस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो जो मेन ग्रह है और उसी के ग्रहों के चक्कर किसको लगाना चाहिए था, जो ग्रह के उपग्रह है उसी दिशा में उनको घूमना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या है, विपरीत तथ्य दिख रहा है यहाँ पे शनि का। शनि और बृहस्पति हैं, इनके उपग्रह उपग्रह क्या है, जो इनका ग्रह है मेन, उनके क्या चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। यानी कि शनि अगर ऐसे घूम रहा है तो इनके उपग्रह इस तरीके से घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये भी फेल हो गया। इन्होंने भी अपने मन की बात थी वो रख ली, अपन लोगों को पढ़ने को दे दी। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे, आगे बढ़िए। अब आती है द्वैतवादी संकल्पना, यानी कि डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इनके अनुसार क्या होती है कि जो पृथ्वी है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है दो तारों के संयोग से हुई है। ठीक है, बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस भी इनको कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले आती है चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। किसकी आती है ये, चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जो कि कब आई थी, 1905 में आई थी। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कहा था इन्होंने, इनके बारे में जान लीजिए। इनके अनुसार जो ग्रहों का निर्माण हुआ है, तप्त गैसीय निहारिका से नहीं, वरन एक ठोस पिंड से हुआ है। उन लोगों ने तो क्या बताया था कि यहाँ पे एक गैसीय निहारिका है जिसमें वो बहुत ज्यादा जली हुई है। और ये जो चैम्बरलिन है और मोल्टन है, इन्होंने क्या कह दिया कि एक क्या है, तप्त ठोस पिंड है। ठोस पिंड यानी कि आप लोग एक सिंपली अनुमान के लिए पत्थर मान लीजिए गोल सा, कि एक गोल सा बड़ा पत्थर है। ठीक है। प्रारंभ में दो विशाल तारे थे, जिनका क्या था, सूर्य तथा उसका साथी अन्य तारा। इन्होंने दो तारे बता दिए। एक तो ये, एक मिनट क्लियर कर लें इसको थोड़ा सा। चलिए, ये तो क्या हो गया, एक ठंडा गोला हो गया, पत्थर मान लीजिए। एक तारा यहाँ पे सूर्य मान लीजिए। ठीक है, सूर्य हो गया, और उसका दूसरा साथी मान लीजिए यहाँ पे तारा। ये इन्होंने दो पिंड बता दिए। अब क्या हुआ यहाँ पे कि जब ये अन्य जो विशाल तारा था, ये वाला तारा, ये किसके पास में पहुंच गया, सूर्य के पास में चला गया घूमने के लिए, कि भाई क्या कर रहा है तू, इसके पास में गया। तो इसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो गए। यानी कि इसमें इतनी शक्ति थी, मान लीजिए आप इसको लड़की मान लीजिए तारे को, तो लड़की में इतनी शक्ति थी कि इसके जो सूर्य के तारे थे वो इसकी तरफ में अट्रैक्टिव हो गए और सूर्य से अलग हो गए सूर्य के कण। ठीक है, और यही आपस में मिलकर क्या बन गए, पृथ्वी बन गए, और पृथ्वी के साथ में अन्य ग्रह भी बन गए। कोई भी इनके तुक वाला कोई काम नहीं था, इन्होंने सिर्फ इनके भी मन में आया बोल दिया और चले गए। इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, संरचना हुई, महासागर बन गए, महाद्वीप की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण आदि की व्याख्या करने का भी इन्होंने प्रयास किया है। तो इनके बारे में सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि किसने महाद्वीप, महासागर और जो आपकी पृथ्वी है, पर्वत है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस सिद्धांत में बात की गई है, तो ये ग्रहाणु परिकल्पना वाले सिद्धांत में बात की गई है। इतना ही आप लोग याद रखेंगे इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगा, दूसरा है यहाँ पे जेम्स जीन्स की 1919 में, जेफरी ने 1921 में दी थी, और इनकी परिकल्पना का नाम है ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस। इसकी भी क्या है, ये किससे संबंधित है, द्वैतारक परिकल्पना से संबंधित है, यानी कि दो तारों से हुई है इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की। तो ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, इनके संबंध में यह आधुनिक परिकल्पनाओं में से एक है, जिससे कि पर्याप्त क्या हुआ है, समर्थन प्राप्त हुआ है। यानी कि इनको माना जा रहा है कि हाँ, इन्होंने थोड़ा बहुत ठीक कहा है। इनके अनुसार जो सौरमंडल है, इसका निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। यानी कि सूर्य है ये, ठीक है, ये सूरज चाचा बन गए, और एक और अन्य तारा है, इनका हुआ संयोग। इसके कारण जो आपका ब्रह्मा सौरमंडल बना है, ये किसके कारण बना है, सूर्य और जो तारा है इसके संयोग से बना है।
सूर्य के निकट में इस तारे के आने से सूर्य का कुछ भाग क्या हुआ, ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खिंच गया। यानी कि इसमें शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, टाइडल वाली, यानी कि ज्वारीय शक्ति थी इसमें। ज्वारीय शक्ति के कारण जो सूर्य था इसकी ओर में खिंचा, आकर्षित हुआ, और क्या हुआ, बाद में टूट करके सूर्य का चक्कर लगने लग गया। ये जो फिलामेंट था ये वाला, इसलिए टूटा, और टूट करके फिर से ये चक्कर लगाने लग गया, यानी कि एक अलग पदार्थ निकला इससे, और ये किसके चक्कर लगाने लग गया, सूर्य के चक्कर लगाने लगा। और यही फिलामेंट सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बनता है। यानी कि ये जो तप्त पदार्थ था फिलामेंट, आप एक इसको पदार्थ मान सकते हैं। ये जो फिलामेंट बना था इसी के कारण क्या हुआ, ग्रहों की उत्पत्ति हुई, जिसमें कि पृथ्वी भी शामिल है। ये जो परिकल्पना है इसने ग्रह, उपग्रह के क्रम, आकार, इनकी संरचना, इनकी व्याख्या करी है, तो इनको थोड़ा सा ठीक माना जाता है बाकी के जो आपकी परिकल्पना दी गई है उनके कंपैरिजन में। ठीक है। दूसरी है यहाँ पर रसेल की द्वैतारक संकल्प परिकल्पना, यानी कि बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। ये जो इनके बारे में क्या याद रखना है आप लोगों को, इन्होंने क्या किया था, जेम्स जीन्स और जेपरीज की परिकल्पना में इन्होंने संशोधन किया, और ये जो सिद्धांत है सूर्य और ग्रहों की दूरी तथा ग्रहों के वर्तमान कोणीय संवेग, इन सभी की व्याख्या करने में भी ये समर्थ रहे थे। ये आप लोग किसके बारे में याद रखेंगे, रसेल के बारे में। ठीक है, आगे बढ़िए। ऑटो सिमड है, इनकी अंततारक धूल परिकल्पना है। ये कब आई थी, ये आप लोगों को बतानी है। तो ये जो अंततारक धूल परिकल्पना है किसके द्वारा दी गई थी, ऑटो सिमट के द्वारा दी गई थी। कहाँ के वैज्ञानिक थे ये, रूसी वैज्ञानिक रहे थे। ठीक है, पढ़िए, एक मिनट। ये कौन से रहे थे, रूसी वैज्ञानिक रहे थे। इनके द्वारा 1943 ईस्वी में ये परिकल्पना दी गई, जिसमें कि जो ग्रह है इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, गैस से हुई है और धूलकण से हुई है। किससे, गैस से और धूलीकरण से हुई है। इनके अनुसार जब सूर्य था और आकाशगंगा के करीब से ये गुजर रहा था, तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति इससे कुछ गैस मेघ धूलकण इनको क्या किया, अपनी ओर में आकर्षित किया। यानी कि जो सूर्य था घूम तो रहा ही था, घूम रहा था, तो उसके करीब में जो आकाशगंगा थी वो क्या हुआ, उसकी आकर्षण शक्ति के पास में, सूर्य के पास में गई, जो सामूहिक रूप से क्या किया, सूर्य की परिक्रमा करने लग गई। ये जो आकाशगंगा थी वो भी क्या करने लगी, सूर्य की परिक्रमा करने लग गई। और उसके बाद में ये जो धूल कण थे संगठित हुए, यानी कि इकट्ठे हुए, घनीभूत होने के कारण पृथ्वी व अन्य ग्रहों का यहाँ पे निर्माण हो गया। और ये जो परिकल्पना है सूर्य और ग्रहों के बीच में कोणीय संवेग, विभिन्न ग्रहों की संरचना, इसमें अंतर है, ग्रहों की गति में अंतर, सूर्य और ग्रहों की वर्तमान जो दूरी अभी आप लोगों को देखने को मिलती है, ये सभी व्याख्या करने में क्या होती है, इसके वैज्ञानिक इन्होंने कुछ मत दिए थे, साक्ष्य दिए थे, तो इसको थोड़ा सा सैद्धांतिक माना जा सकता है। परंतु इसमें कमी क्या रही थी, ये इसने ये नहीं बताया था कि जो गैस है और धूल कण है इन जैसे छोटे अणुओं को सूर्य ने कैसे आकर्षित किया, कारण क्या था आकर्षण का, कोई इन्होंने फोर्स नहीं बताया, कोई बल नहीं बताया कि किस तरीके से इनमें आकर्षण हुआ। और ये जो गैस थे धूल कण थे वो किसके पास में चले गए, सूर्य के पास में चले गए, तो इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, हटा दिया गया। सिर्फ अपन लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे, ऑटो सिमट के द्वारा कौन सी परिकल्पना दी गई थी, तो अंतरतारक धूल परिकल्पना 1943 में दी गई थी। ये कहाँ के थे, रूसी वैज्ञानिक रहे थे, इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट परिकल्पना देखिए यहाँ पे, फ्रेड होयल एवं लिटलेटन की अभिनव तारक तारा परिकल्पना है। इनके बारे में और पढ़ लीजिए, ये लास्ट परिकल्पना हो जाएगी आप लोगों की। इसको आप लोग अभिनव तारा या फिर नव तारा ज्यादा आता है इसमें, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्या आता है इसमें, नव तारा परिकल्पना या फिर नोवा हाइपोथेसिस को आप लिख लीजिए, नोवा हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें क्या क्या था, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी नेचर ऑफ द यूनिवर्स, इन्होंने 1939 ईस्वी में अपने नाभिकीय भौतिकी से संबंधित सिद्धांत देते हुए जीन्स की परिकल्पना में संशोधन किया। इन्होंने भी क्या किया, जो जेम्स जीन्स थे, जेम्स जीन्स की परिकल्पना कौन सी थी बताइए आप लोग, अभी आप लोगों को बताया हुआ है तो उसको आप लोग हमें कमेंट में लिखिए। ठीक है, इसमें की जो परिकल्पना थी इसमें संशोधन किया,
और बताया कि जो ग्रह हैं इनकी उत्पत्ति दो नहीं बल्कि तीन तारों से हुई है। किनसे हुई है? इन्होंने तीन तारे बताए, इंपोर्टेंट है। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार जो ग्रह हैं इनका निर्माण सूर्य से न होकर के उसके साथी तारे के विस्फोट से हुआ है। यानी कि इन्होंने तो पूरा डायग्राम चेंज कर दिया कि इन्होंने सूर्य से टकराया नहीं, दूसरे तारे से, ये सूर्य मान लीजिए और ये अन्य दो तारे मान लीजिए। तो इन दोनों में टकराव हुआ और टकराव होने के बाद में विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के बाद में क्या हुआ कि जो अपना आज की पृथ्वी है, आज का सौरमंडल है, वो सब बन गया है। ठीक है। इनका जो सिद्धांत है, ग्रहों की आपसी दूरी, सूर्य से उनकी दूरी, ग्रहों में कोणीय संवेग, इनमें जो अधिकता है और ग्रहों का सूर्य की तुलना में अधिक घनत्व की व्याख्या करने में क्या रहा है, ये सर्वाधिक समर्थ रहा है। लेकिन इस परिकल्पना में कमी क्या रह गई कि जो ग्रह हैं और उपग्रह हैं इनके आविर्भाव का कोई संतोषजनक हल नहीं निकला, तो इसलिए इसको भी क्या कर दिया, सिद्धांत नहीं बनाया, परिकल्पना में इनको शामिल कर दिया गया और इसको भी खारिज किया गया। तो आप लोगों को इसमें सिर्फ क्या याद रखना है कि ये परिकल्पना कब आई थी, तो इसको आप लोग याद रखेंगे 1939 में आई थी। किसके द्वारा आई थी? ऑटो सिमंड ने दी थी। ठीक है। ऑटो सिमंड ने थोड़ी दी थी, फ्रेड होयल एवं लिटलिटन के द्वारा अभिनवतारा या फिर नवतारा परिकल्पना दी गई थी। यहाँ पे आप लोगों को एक परिकल्पना थी जिसमें रसेल की द्वैतारक परिकल्पना है, ये कर ली है आप लोगों ने। एक मिनट, चलिए। तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन, जिसमें अपन लोगों ने जो सभी परिकल्पनाएं थी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाना। लेकिन डिटेल में पूछा नहीं जाता है, कभी अगर पूछ लिया जाए जब पेपर ज्यादा टफ होता है तब इतना चेंज किया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि परिकल्पना को इनको पहले से ही अपन लोग पढ़ करके चलें, जिससे कोई भी पेपर में फेल होने की दिक्कत ही ना रहे। ठीक है। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा है जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, टेक केयर।